नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश गोडविंदे स्वागत करता हूँ हमारे एनजी इलेक्ट्रिकल्स चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एसी मोटर, मतलब उसमें देखने वाले इंडक्शन मोटर क्या होता है। तो दोस्तों चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इंडक्शन मोटर में दो मेन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। पहला स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। स्टेटर मतलब दोस्तों स्टेशनरी पार्ट और रोटर मतलब रोटेटिंग पार्ट। तो दोस्तों थ्री फेज़ इंडक्शन में हम थ्री फेज़ सप्लाई सिर्फ स्टेटर को ही देते हैं, मतलब स्टेटर की जो वाइंडिंग है उसको हम थ्री फेज़ सप्लाई देते हैं। दोस्तों ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये थ्री फेज़ मोटर के स्टेटर की वाइंडिंग है। वाइंडिंग मतलब दोस्तों क्या होता है कि कॉपर की जो एक ऐसी वायर होती है कि उसके तारों को लपेट के कॉइल बनाया जाता है, मतलब ऐसा लपेट के कॉइल बनाया जाता है और वो स्टेटर की जो कोर है उसमें स्लॉट होते हैं, तो स्लॉट में ये कॉइल डाली जाती है दोस्तों। और हम लोग ये कॉइल को ही सप्लाई देते हैं। तो कॉइल को सप्लाई देने के कारण उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। दोस्तों हम लोग इंडक्शन मोटर का थ्री फेज़ एसी सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों एसी सप्लाई देने के बाद क्या होता है, मतलब किस प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो अभी हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग इधर एसी वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं। ये है पॉजिटिव हाफ साइकिल और उसके बाद ये नेगेटिव हाफ साइकिल। ये एसी की वेवफॉर्म, एसी सप्लाई की। तो दोस्तों क्या होता है, हमारा जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। मतलब जैसे कि यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ पे गया 230 वोल्ट, मतलब पॉजिटिव मैक्सिमम पीक वैल्यू और यहाँ पे निगेटिव पीक वैल्यू और यहाँ पे होता है 180 360। तो दोस्तों यहाँ क्या होता है कि हमारा वोल्टेज 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे ऊपर 230 वोल्ट मतलब पॉजिटिव पीक वैल्यू पे जाता है, वापस इधर से आके 0 पे आ जाता है, वापस नेगेटिव में जाता है, नेगेटिव पीक वैल्यू पे जाता है और वापस 0 पे आता है। ऐसा कंटिन्यूस आगे चलता ही रहता है। तो दोस्तों इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे इंडक्शन मोटर में वो हम देखते हैं। तो दोस्तों समझ लो, यहाँ पे यही वेवफॉर्म है, यहाँ पे हम नाम देते हैं, यहाँ पे है ए पॉइंट, मतलब यहाँ पे है 100 वोल्ट, इधर 230, इधर भी 100 हो गया, इधर 0, इधर -100, यहाँ पे -230। तो दोस्तों क्या होता है, हमारा ए पॉइंट 0 से स्टार्ट हो गया, वापस इधर ए पॉइंट है, समझ लो ए पॉइंट पे है, वहाँ पे समझ लो हमारा 100 वोल्ट है। तो जब भी हम कॉइल को सप्लाई देंगे तो 100 वोल्ट के टाइम पे क्या होगा, कॉइल में कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कॉइल मतलब इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनती है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती दोस्तों। जैसे ही वोल्टेज ऊपर जाता है, मतलब यहाँ पे हम बी पॉइंट पकड़ दें, बी पॉइंट पे जाता है, वहाँ पे वोल्टेज है हमारा 230 वोल्ट। तो वहाँ पे हमारा वोल्टेज 230 मतलब पूरा मैक्सिमम वोल्टेज है। तो वहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके अंदर एक कॉइल के अंदर वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, मतलब यहाँ पे हमारी पूरी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। लेकिन दोस्तों एसी वेवफॉर्म की वजह से बाद में वोल्टेज वापस कम होने लगेगा, वापस इधर हमारा जो 100 वोल्ट है 100 वोल्ट पे आएगा, मतलब कम होते जाएगा। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है कॉइल में वो वापस कम होते जाएगा और यहाँ पे 0 है, मतलब यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं रहेगा दोस्तों। वैसे हम इधर निगेटिव में चले गए -100 वोल्ट पे, तो वहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, लेकिन वो रिवर्स डायरेक्शन में रहेगा और लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा यहाँ पे 100 वोल्ट पे। और इधर 230 वोल्ट पे
वो रिवर्स डायरेक्शन में रहेगा और स्ट्रॉन्ग भी रहेगा। तो दोस्तों ऐसा कंटिन्यू चलते रहता है, मतलब इधर से वापस ज़ीरो हो गया, वापस इधर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो गया, इधर रिवर्स डायरेक्शन में स्ट्रांग हो गया, ऐसा कम ज़्यादा होते रहता है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा स्ट्रांग भी होता है और कम भी होते जाता है, बाद में एक ज़ीरो पॉइंट पे आता है, उसके बाद रिवर्स डायरेक्शन में जाता है। तो दोस्तों क्या होता है, एसी सप्लाई की जो वेवफॉर्म होती है वो कंटिन्यू चलती रहती है और हमारे कॉइल के अंदर जो कंटिन्यू मैग्नेटिक फील्ड रहता है वो चेंज होते रहता है। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं कि ये चीज़ हमारे इंडक्शन मोटर के अंदर कैसे वर्क करती है। तो दोस्तों ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्टेटर की वाइंडिंग के अरेंजमेंट है। दोस्तों आपको समझने के लिए मैंने बनाई है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आर फेज़ है, आर फेज़ का ये है, वो आर फेज़ का दूसरा इधर कनेक्ट हो गया, इधर से वाइंडिंग को दूसरा। उसके बाद वाई फेज़ का ए वाई फेज़ पे कनेक्ट हुआ, ए आर वाई बी, और ये बी फेज़ का इधर बी फेज़ पे, और उसका दूसरा टर्मिनल है वो स्टार में कनेक्ट किया, आर वाई और बी के। दोस्तों पहले हम थ्री फेज़ की वेवफॉर्म देखते हैं, उसके बाद इंडक्शन मोटर में क्या इफ़ेक्ट होता है वो देखते हैं। दोस्तों हम लोग इधर थ्री फेज़ की वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं। ये हमारा आर फेज़ हो गया। उसके बाद ये हमारा वाई, ये हमारा बी फेज़, इधर आर वाई बी। दोस्तों हमारा जो आर फेज़ का वोल्टेज है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब वो पीक वैल्यू पे गया, उधर से वापस कम होने लगा। उस टाइम पे हमारा जो वाई फेज़ का वोल्टेज है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, वापस वो पीक वैल्यू पे गया और वो भी धीरे धीरे कम होते गया। वैसे हमारा बी फेज़ का वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज़ होते गया, वापस पीक वैल्यू के बाद वो भी उधर से कम होने लगा, वापस हमारा आर फेज़ स्टार्ट हो गया। वैसा दोस्तों कंटिन्यू चलते रहता है। तो दोस्तों थ्री फेज़ वेवफॉर्म का हमारे मोटर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम लोग अभी देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को ये वेवफॉर्म देख सकते हैं कि हमारा आर फेज़ का वोल्टेज पीक पे गया, मतलब इसका वोल्टेज 230 वोल्ट हो गया। तो 230 वोल्ट हो जाने की वजह से हमारा आर फेज़ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाकी दो फेज़ है वो उसके कंपैरिजन से वो आर फेज़ का स्ट्रॉन्ग होगा। वैसे ही दोस्तों बाद में आर फेज़ का धीरे धीरे कम होते जाएगा, वापस हमारा वाई फेज़ है उसका वोल्टेज इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वाई फेज़ का वोल्टेज जब पीक पे पहुंचेगा तो उस टाइम पे हमारा दो फेज़ का वोल्टेज वो कम रहता है, और उस टाइम पे वाई फेज़ का वोल्टेज ज़्यादा होने के कारण हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वाई फेज़ का वो स्ट्रॉन्ग बनता है। ऐसा ही बी फेज़ में भी होता है दोस्तों, बी फेज़ का वोल्टेज मैक्सिमम मतलब पीक वैल्यू पे गया तो बाकी का वाई फेज़ का वोल्टेज और आर फेज़ का वोल्टेज कम रहता है। तो उस टाइम पे हमारा बी फेज़ के कारण हमारा बी फेज़ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। मतलब दोस्तों पहले आर फेज़ की वाइंडिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, उसके बाद वाई फेज़ की कॉइल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, उसके बाद बी फेज़ की कॉइल, वापस फिर से आर वाई
बी वैसा कंटिन्यू चलता रहता है। तो दोस्तों ऐसा कंटिन्यू चलने के कारण हमारा जो स्टेटर है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मतलब उसको ही हम आरएमएस बोलते हैं। आरएमएस मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो दोस्तों अभी हम लोग हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है वो हम लोग देखते हैं। तो समझ लो दोस्तों, यहाँ पे एन पोल रेडी हो गया, यहाँ पे एस पोल रेडी हो गया। दोस्तों मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, वो मतलब इधर से डॉटेड लाइन में हम देखते हैं। तो दोस्तों अभी ये मैग्नेटिक फील्ड हम क्लोज कंडक्टर रखते ये मैग्नेटिक फील्ड में। दोस्तों अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, इस कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जो कंडक्टर है उसमें ईएमएफ बनेगा। ईएमएफ जो बनता है वो वोल्टेज के बराबर होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर होने की वजह से कंडक्टर में जो वोल्टेज जनरेट होगा दोस्तों, वो आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि इस कंडीशन में हमारा जो कंडक्टर है उसमें सिर्फ एक ही बार ईएमएफ जनरेट होगा, क्योंकि दोस्तों हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेशनरी है। दोस्तों फैराडेज लॉ के हिसाब से अगर कोई मूविंग मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके अंदर हम लोग क्लोज कंडक्टर रखते हैं तो हमारे कंडक्टर के अंदर ईएमएफ जनरेट होगा। तो दोस्तों कंडक्टर में कंटिन्यू ईएमएफ जनरेट करने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पहले ऊपर से नीचे आ रही थी, तो उसके बाद क्या होगा, वो नीचे से ऊपर जाएगी, बाद में फिर से ऊपर से नीचे आएगी। तो ऐसा कंटिन्यू होता रहेगा, तो हमारे जो कंडक्टर है उसमें ईएमएफ कंटिन्यू जनरेट होते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों कंडक्टर के अंदर कंटिन्यू ईएमएफ जनरेट करने के लिए हमारी मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यू चेंज होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो कंडक्टर है वो क्लोज सर्किट होने के कारण इसमें जब ईएमएफ जनरेट होगा तो ईएमएफ की वजह से इसके अंदर खुद का एक करंट फ्लो होगा, मतलब कंडक्टर में जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है उस ईएमएफ की वजह से इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ये सब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से हो रही है। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि अब हमारे कितने टाइप के रोटर होते हैं। तो नॉर्मली दोस्तों हमारे दो टाइप के रोटर होते हैं। पहला है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, स्क्विरल केज रोटर, स्क्विरल केज रोटर, और दूसरा होता है स्लिप रिंग, स्लिप रिंग रोटर। इसको हम वाउंड टाइप भी रोटर बोलते हैं, वाउंड टाइप। तो दोस्तों हम अभी स्क्विरल केज रोटर कैसा होता है वो देखते हैं। तो डायग्राम निकालते हैं पहला। दोस्तों इसमें हम ये जो कंडक्टर बार होते हैं वो साइड साइड से इंड होता है, इंड लगाया जाता है, मतलब वो कंडक्टर को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब वो कंडक्टर को शॉर्ट सर्किट भी करते हैं। दोस्तों ये जो इंड है उसकी वजह से हमारा ये जो कंडक्टर बार होते हैं वो क्लोज सर्किट होता है। तो दोस्तों ये रोटर हम स्टेटर वाइंडिंग में रखेंगे तो क्या होगा वो हम अभी देखते हैं।
दोस्तों पहले हम थ्री फेज सप्लाई स्टेटर वाइंडिंग को देते हैं। स्टेटर वाइंडिंग को थ्री फेज मिलने के बाद स्टेटर वाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है। दोस्तों एसी सप्लाई होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो कंटिन्यू चेंज भी होती रहती है। दोस्तों ये जो स्टेटर है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। उसके अंदर हमने रोटर रखा है और रोटर की वजह से रोटर के जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हैं। और जो रोटर के कंडक्टर बार होते हैं वो इंड रिंग से शॉर्ट होने के कारण, मतलब इधर हमने देखा वो इंड रिंग से शॉर्ट है, वो इंड रिंग से शॉर्ट होने के कारण एक कंडक्टर क्लोज सर्किट एक्ट करेंगे। इसकी वजह से जो रोटर के कंडक्टर है उसमें ईएमएफ जनरेट होगा। और दोस्तों रोटर पर ईएमएफ जनरेट होने की वजह से रोटर के जो कंडक्टर है उसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ये जो करंट रोटर में फ्लो होगा इसको हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, रोटर में जो करंट फ्लो होता है वो करंट फ्लो होने की वजह से रोटर अपनी खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड से। तो दोस्तों समझ लीजिए हमारा एक स्टेटर वाइंडिंग है। हम इधर ड्राइंग के साथ देखते हैं कि हमारा इधर एक स्टेटर वाइंडिंग है ए वाला, और इधर दूसरा आ गया आर फेस का, समझ लो दो इधर है। तो यहाँ पे अगर एन है तो हमारा जो रोटर है उधर यहाँ पे एस होगा, और यहाँ पे एस है तो इधर एन होगा। तो दोस्तों रोटर के अंदर यहाँ पे एन है तो यहाँ पे एस बनाएगा, और यहाँ पे एस है तो यहाँ पे एन बनाएगा। तो दोस्तों रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो अपोजिट डायरेक्शन में बनती है स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड से। तो दोस्तों ये अपोजिट क्यों रहती है, तो दोस्तों ये लेंज लॉ की वजह से रोटर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। तो दोस्तों लेंज लॉ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों ये जो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनी है वो मेन स्टेटर के फील्ड को कम करने की कोशिश करता है। बट दोस्तों दोनों स्टेटर और रोटर में अपोजिट फील्ड होने के कारण जो रोटर है वो स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ने को ट्राई करते हैं। इसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, हमारे रोटर के अंदर एक टॉर्क जनरेट होता है और वो स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो गोल गोल घूम रही है। मतलब पहले आर फेज में, बाद में वाई फेज स्ट्रॉन्ग होगा, बाद में बी, वापस फिर से आर वाई भी, ऐसा चलता रहता है। जिसकी वजह से जो हमारा रोटर है वो भी धीरे धीरे गोल घूमने लगता है। उसकी वजह से इधर आ गया दूसरा, इधर तीसरा, तो ये भी ऐसा रोटेट होने लगेगा। दोस्तों थ्री फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होता है, मतलब दोस्तों मोटर को धक्का देके स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे भी हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं स्टेटर को तो मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों ये जो रोटर का स्पीड होता है वो सिंक्रोनस मोटर से कम होता है। तो दोस्तों सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, तो दोस्तों सिंक्रोनस स्पीड होती है कि हम मतलब फार्मूले से जो निकालते हैं, चेक करते हैं, वो होता है सिंक्रोनस स्पीड। मतलब फार्मूले से क्या होता है, एन एस इज इक्वल टू 120 अपॉन पी, ये होता है हमारा सिंक्रोनस स्पीड। लेकिन हम जो एक्चुअल स्पीड देखते हैं वो हमारा, मतलब इधर समझ लो हमारा सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम है, लेकिन हमारा एक्चुअल स्पीड होता है वो कितना रहता है 1440, नहीं तो 1460 इतना रहता है। मतलब वो हमेशा कम रहता है। दोस्तों तो सिंक्रोनस मोटर में वो सिंक्रोनस स्पीड का हम बाद में देखते हैं। तो दोस्तों थ्री फेज इंडक्शन मोटर कैसे वर्क करता है वो हमने आज के वीडियो में देखा। तो दोस्तों पहले क्या देखा, तो दोस्तों हम लोग स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई देंगे। उसके बाद क्या होगा, स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई मिलने के कारण स्टेटर के जो वाइंडिंग है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी ये वाइंडिंग, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो रोटेटिंग होगी, मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगी। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक के मतलब वो हमेशा चेंज होती रहेगी। दोस्तों हमारा जो स्टेटर वाइंडिंग है उसके
बीच में हम रोटर को रखते हैं। तो दोस्तों ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है तो दोस्तों हमारे जो रोटर है उसमें कंडक्टर है, मतलब इधर हमने देखा कि कंडक्टर बाहर से, तो क्या होता है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है और मैग्नेटिक फील्ड को कट करने की वजह से रोटर के अंदर ईएमएफ जनरेट होता है। रोटर का जो ईएमएफ है उसकी वजह से हमारे रोटर के अंदर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों रोटर में से करंट फ्लो होने की वजह से क्या होता है, रोटर खुद का भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट रहती है स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड से। दोस्तों ये जो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है वो कंटिन्यू रोटेट हो रही है, तो हमारा जो रोटर है, रोटर का मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड को कैच करने की कोशिश करता है। मतलब इसकी वजह से क्या होता है, हमारा मोटर धीरे धीरे स्टार्ट होना चालू हो जाता है, मतलब घूमने लगता है। तो दोस्तों हमने ये आज के वीडियो में देखा इंडक्शन मोटर के बारे में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।